गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज क्लास 12 के बच्चों का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री हम साथ साथ स्टडी करेंगे। आप जानते हैं 11th क्लास में हमने और उससे पहले जितने भी क्लासेस थे हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर स्पेशली फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो यहाँ पर जो स्टडी आ जाती है अब आती है जो जिसे हम बोलते हैं कि मेन फोकस ऑन द सॉलिड्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रिजिडिनेस। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव लर्न क्लास 12 इज सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। तो फर्स्ट वी नो समथिंग अबाउट कि हाउ द सॉलिड रिजिड, how they have a definite shape, how the definite volume, क्यों होता है ये सब कुछ ये पढ़ेंगे और कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स के थ्रू। तो हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। नाउ लेट्स स्टार्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास 12th स्टार्टिंग टू इन अ न्यू ईयर विद मी नेहा मैम। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। Okay, now we start to something about the general characteristic of a solid. You know that we know about the solid. Solid have a very it's a very rigid, बहुत ज्यादा rigid होते हैं। किसी भी चीज को suppose if you take an example of this pen, हम इस पेन को बोलेंगे कि अगर मैं इसको प्रेस करूंगी तो ये एकदम से भी दबेंगे नहीं। These are the main features of the solids. Solid have a fixed position. अगर हम देखेंगे उसके एटम, आयन और मॉलिक्यूल जो उसके constant particles होते हैं किस तरीके से कैसे कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू द काइनेटिकल, जो आपकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम माने तो सॉलिड हैव अ रिजिड पोजीशन बिकॉज देयर मॉलिक्यूल हैव अ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज very nil and it is a lot of intermolecular force between them। यानी अगर हम सॉलिड को लेते हैं तो सॉलिड के अकॉर्डिंग सॉलिड के मॉलिक्यूल इतने पास होते हैं कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो बहुत कम या निल होता है और उनके बीच में जो फोर्स होता है इट वाज वेरी हाई। इसमें रेगुलरली हम बोलेंगे रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। दैट मीन्स सपोज इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस सॉलिड, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो यहां से फिर ए आ जाएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। और अगर हम इसको बड़ा करते हैं सपोज फिर हम यहाँ पर ए बी यानी एक रेगुलर पैटर्न के बाद दोबारा से वो चीज क्या हो रही है, रिपीटेशन में हो रही है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक जा रहे हैं और सेम है इन एवरी वे ऑफ लाइफ। फेयरली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनके बीच में बिटवीन दीज टू और लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर दैट मीन्स कि अगर आप एक सिंपल सा सॉलिड को लेंगे तो सॉलिड के क्रिस्टल बहुत ही लंबे टाइम तक एक जैसे होंगी यूनिट वाले, उसके बाद अगर होगा तो एक दो यूनिट चेंज होंगी, फिर सेम पैटर्न्स को फॉलो अप करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम है, सिंपल है कि हम क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई द सॉलिड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड द डेफिनेट शेप। क्यों होता है? सिर्फ एक ही रीजन है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हैव अ फिक्स पोजीशंस एंड वाइब्रेट करते हैं देयर मेन पोजीशंस। तो फर्स्ट हमारा सॉलिड का एक सिंपल सा जो एक आउटर स्ट्रक्चर है वो हमने आपको बता दिया। अब जो इसके मेन फीचर्स आते हैं कि व्हाट द स्टोरी बिहाइंड इट क्या है, तो हम पूरा पढ़ेंगे काइनेटिकल मॉलिक्यूलर मॉडल यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के अकॉर्डिंग हम इसको पूरा पढ़ते हैं। इसमें और आगे बताने से पहले मैं ये बताऊंगी कि इसको बहुत ज्यादा जब हम सॉलिड को इफ वी हीट वी गिवन द लॉट ऑफ टेम्परेचर तो हम ध्यान रखते हैं कि इसमें क्या चीज होती है कि इसके बॉन्ड जो होते हैं इट्स अ फेयरली अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन दीज आयंस एटम्स और मॉलिक्यूल जिससे ये मिलके बने होते हैं। उसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती टू ब्रेकिंग द बॉन्ड और बिकॉज ऑफ दिस ये ध्यान रखिएगा, फिर मैं बोल रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज यू आर गिविंग अ lot of heat and temperature to breaking these solids bond they have a high melting point। चलिए इसकी बात भी हम बाद में करेंगे, पहले हम सिंपल फिनोमिनन पढ़ेंगे कि कैसा होता है, क्या होता है। सॉलिड के अंदर भी कैटेगरीज आती हैं, कैसे कैसे आती हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अभी तक के लिए हमें सिर्फ इतना समझना है कि सॉलिड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आयन एटम और मॉलिक्यूल जो है दे आर वेरी वेरी नियर या इट्स बॉन्डेड बिटवीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के होते हमने ये सॉलिड्स को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि हाउ एंड व्हाई वी आर क्लासिफाइड द सॉलिड। क्या सॉलिड एक ही तरीके के होते हैं, सारे सॉलिड जो होते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड, या हमारे कुछ अलग भी सॉलिड होते हैं? सो वी आर गोइंग एंड जंपिंग द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
तो ऑल द सॉलिड आर इन द सेम फेज. क्या सॉलिड सारे ऐसे होते हैं? इट्स ऑल इन द सेम वन, सेम कैटेगरी, सेम फीचर्स? नो. ऑन द बेसिस ऑफ देयर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ देयर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. जितने भी सॉलिड होते हैं, या वो आयन से, एटम से या मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट मीन्स आपका ये रूम है एंड यू हैव टू फिक्स कि मुझे यहाँ टेबल चाहिए, यहाँ बेड चाहिए, यहाँ डाइनिंग चाहिए, यहाँ मुझे ये चाहिए, यहाँ ये चाहिए. एक ऑर्डरली आपने अरेंज किया हुआ है. और एक ऐसे घर में आप जाते हो जहां पर यहाँ पर डाइनिंग रखी हुई है, यहाँ पर चप्पल ऐसी पड़ी हुई है, फिर यहाँ बेड है, नीचे आपका सोफा, आपका नीचे सोफा साइड में रखा है, फिर नीचे चादर गिरी हुई है, बिल्कुल डिसऑर्डरली अरेंज्ड. तो ऑन द बेस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द एटम आयन और मॉलिक्यूल्स का हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में है ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं. इट मे बी एटम्स, it may be ions, or it may be molecules. On the basis of their arrangement, जैसे कैसे हम उसे अरेंज करते हैं, ऑर्डरली फेज में या डिसऑर्डरली फेज में. अगर हम उसे ऑर्डरली फेज में हमने लगाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइन सॉलिड. और अगर वो डिसऑर्डरली अरेंजमेंट में है, एटम आयन और मॉलिक्यूल्स में कोई भी अरेंजमेंट सही से नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड्स. एमॉर्फस मीन्स होता है नो फॉर्म. एमॉर्फस मीन्स नो फॉर्म, यानी कोई फॉर्म सॉलिड्स में नहीं है. तो दैट इज कॉल्ड अ बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट. हम बोलेंगे द अरेंजमेंट ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. उसमें हमने सारे अरेंजमेंट पार्टिकल का कैसे किया है. अगर बहुत ऑर्डरली है, अगर ऑर्डरली अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. और डिसऑर्डरली है, यानी सही से नहीं रखा है, दैट इज कॉल्ड एमॉर्फस. एमॉर्फस मीन्स नो फॉर्म. तो नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट द क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्यों हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को बोला कि दिस इज द ऑर्डरली अरेंज्ड, और क्यों एमॉर्फस को बोला इट्स अ डिसऑर्डरली अरेंज्ड. Yes, the next one we have to classify on the basis of the arrangement. Classify the solid in the 2 parts, amorphous and the crystalline. Crystalline and the amorphous. किसके बेसिस पे था? On the basis of their arrangement of the particles. Particle sense of ions, atoms or molecules. First we have to describe here it's a crystalline solids. Why we say are the crystalline solid and how the qualities they have. So we have to start like a crystalline solid, that means a definite geometrical shape. What is the meaning of geometrical pattern? हम geometrical pattern बोलेंगे कि suppose we have to make a crystal. हम एक crystal बनाते हैं जो solid है, और उसमें एक orderly arrange किया हुआ है हमने A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E. तो ये हमारा जो orderly arrange होगा, वो आप देख रहे हैं कि एक long range के बाद फिर वो repeat हो जा रही है हमारी units. ठीक है. Next हमें long range order है, बिल्कुल लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक आ रही है. फिर यहाँ पर बिल्कुल सेम है ओवर द इंटायर क्रिस्टल. सारे के सारे क्रिस्टल में यही हो रहा है कि एक बेसिक यूनिट जो है वही रिपीटेशन में आ रही है और सीक्वेंस है उसका. नेक्स्ट आपका आता है कि जो इसके एग्जांपल्स आते हैं, स्पेशली अगर हम इसके एलिमेंट्स में एग्जांपल पूछेंगे तो कॉपर है, आपका सिल्वर है, आयरन है, सल्फर है, और भी बहुत सारे हैं. नेक्स्ट हमारे कंपाउंड्स में हम इसका एग्जांपल देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो NaCl, NaNO3, जिंक सल्फाइड, क्वार्ट्ज एक्सेट्रा. तो हमें क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन से क्या समझ में आया? फर्स्ट वन आया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं दे हैव अ पर्टिकुलर. So what we did and what we understand about that, crystalline solid is a long range order, और long range order के साथ definite geometrical pattern उसमें होता है, and that is a very very important thing कि there are a number of characteristic we have to define, like कि crystalline solid जो होता है actual solid है क्योंकि उसमें लॉन्ग रेंज है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न हो रहा है, कई बार एक क्रिस्टल्स में रिपीटेशंस ऑफ आपकी यूनिट्स हैं. तो दीज आर द क्वालिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है. अभी बहुत सारे और भी कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे व्हेन वी हैव टू द अदर amorphous and crystalline to a difference between. तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ द रीअरेंजमेंट और अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स का, फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड. सेकंड वन इज एमॉर्फस. एमॉर्फस मैं पहले भी बता चुकी हूँ जब हमने स्टार्ट किया था सॉलिड कि एमॉर्फस मीन्स ही होता है नो फॉर्म. दैट मीन्स इट्स नॉट अरेंज द रेगुलर पैटर्न. इसमें रेगुलर पैटर्न होता ही नहीं है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता है. सेकेंड है वेरी इंपॉर्टेंट, डिसऑर्डर्ड होते हैं. डिसऑर्डर्ड कैसे होते हैं? दे
they do not have a geometrical pattern. जो एक पैटर्न बनता है ना, कैसे बनता है, जैसे उसमें बन रहा था हमारा ABCD, जो पैटर्न बन रहा है वो कॉन्टिन्यूस एक ही पैटर्न होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। इसमें पैटर्न कैसा होता है, देखिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, पैटर्न है ABC, फिर B, फिर A, फिर C, फिर B, नीचे देखिए CA, BC, CC, AC, तो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं और शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके एग्जाम्पल है ग्लास, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। एमॉर्फस का मतलब ही होता है नो फॉर्म, यानी कोई फॉर्म सॉलिड के होते हैं। अगर हम एक तौर से बोले तो ये फॉल्सिफाइड सॉलिड है, यानी कहने को सॉलिड है बट दे आर द ओनली फॉल्सिफाइड सॉलिड्स, ठीक है। तो जब हम इनके एग्जाम्पल दोनों को देके हमने बताया, अब मैं इसको दोनों को डिफरेंस करूंगी, द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, तो वो और अच्छी तरीके से आ जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे क्रिस्टलाइन था उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर थी और काफी कनेक्टेड और बॉन्डेड थे सारे के सारे, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में थे। इन केस ऑफ एमॉर्फस ये इतने बहुत टाइटली बाउंडेड नहीं होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन से बहुत नीचे होता है, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन दीज टू। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना बर्ड्स आई पॉइंट्स ऑफ व्यू, वो हम देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे एमॉर्फस एंड आपका क्रिस्टलाइन। उससे पहले एक बर्ड्स आई व्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाई विद द रीजन वी आर सेइंग लाइक एमॉर्फस इज अ सूडो सॉलिड्स क्यों कहते हैं, या सुपर लिक्विड क्यों कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं। इसका रीजन होता है, हम लोग सब जानते हैं लिक्विड का एक नेचर होता है टू फ्लो, जस्ट सेम एज इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स टू। अगर ध्यान रखेंगे जो पुरानी टाइम की जो बिल्डिंग्स होती हैं या पुराने टाइम की जो आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की जो अगर आप खिड़कियां देखेंगे, विंडोज देखेंगे, उनके पैनल्स देखेंगे जो कि शीशे के या ग्लास के बने होते हैं, उन्हें आप खोलेंगे तो आप देखेंगे बेस से वो ग्लास जो होते हैं थोड़ा सा थिकर हो जाते हैं। उनका रीजन क्या होता है वो हम देखेंगे। स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं एमॉर्फस को। रीजन होता है जैसे लिक्विड आपका फ्लो करता है वैसे ही एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है टू फ्लो करने की। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्लास, इज वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर द एमॉर्फस वन। इफ यू सी द ग्लास विंडो पैन्स ऑफ द वेरी ओल्ड बिल्डिंग्स, यू जस्ट नोटिस इट कि बेस ऑफ दिस पैनल इट विल बी थिकर एट द टॉप। रीजन यही होता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ने से और बहुत ठंड होने से उसमें टेम्परेचर का इतना चेंज और ऊपर नीचे होता चला जाता है और कोई केयरिंग नहीं होती, तो उससे जो आपका ग्लास होता है ना वो नीचे 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 आता है। वो आपको ऐसा नहीं कि आपको ऊपर से पूरी खिड़की जो है खाली दिखेगी या विंडो, पैनल्स के अंदर ही अंदर उसके एमॉर्फस जो ग्लास लगा होता है उसमें कुछ ऐसा चेंज होता है कि आपको थिकर से लगेगा कि बहुत ज्यादा वो ग्लास जो है वो थिक है और जो टॉप होगा वो इतना थिक नहीं होगा। इसको और अच्छी तरीके से हम कैसे समझेंगे, जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से हमें समझ में आएगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस वन। बट ये नोट करना बहुत जरूरी है कि इफ anyone asks a question about the pseudosolids or supercooled liquid, it's a amorphous one. It's a amorphous solid. It's a very good example of amorphous solid, right? अब विंडो पैनल्स को आप देखेंगे, नोट करेंगे, कहीं आपके आसपास कोई ओल्ड बिल्डिंग्स है तो चेज आउट। Okay, so now next one is difference between the crystalline solid and the amorphous solid. It's a very very important part for the next. चलिए अब आपका डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड द एमॉर्फस सॉलिड का हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे किया है। दे आर नंबर ऑफ थिंग्स विच ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप कर सकते हैं। यहाँ 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ही जनरली आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 1, 2 एंड 3 पॉइंट, बट आपको ये पॉइंट इसलिए याद रखने हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये पॉइंट जो है इट इज अ बेस फॉर होल द चैप्टर ऑफ सॉलिड स्टेट। फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योमेट्री। अगर हम बात ज्योमेट्री की करते हैं तो हम पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो ऑर्डरली मैनर्ड होती है, यानी ऑर्डर में सब चीजें एक रेगुलरली पैटर्न में लगी होती है क्रिस्टलाइन, और एमॉर्फस में डिसऑर्डर्ड होता है यानी ऑर्डर्ड मेंटेन नहीं करता है। तो सबसे पहले हमारी ज्योमेट्री जो होती है वो आपकी क्रिस्टलाइन में बिल्कुल पर्टिकुलर बनी होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्योंकि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है।
क्यों होता है हाई? क्योंकि लॉन्ग रेंज ऑर्डर से और इनके मॉलिक्यूल के आपस के टाइटली बॉन्डेड होने से, एक ज्योमेट्री जो होती है वो पर्टिकुलरली एक ऑर्डरली मैनेज्ड होने से उनके बॉन्ड को ब्रेक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट इन दिस केस ऑर्डरली मैनेज नहीं होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। इस केस में इजीली एज कंपेयर टू दिस, इसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। नेक्स्ट आपका आता है एक टॉपिक आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आइसोट्रॉपिक कौन है, एनाइसोट्रॉपिक कौन है। पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ। अगर मेरी कोई ज्योमेट्री है जिसे मैंने कहा है क्रिस्टलाइन को ऑर्डरली मैनेज्ड है, ऑर्डरली मैनेज्ड है, और वो कैसे है और एमॉर्फस में क्या होता है, तो हम इस टॉपिक को आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से भी समझते हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, और आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपी ये अलग से ही एक पॉइंट आपसे पूछते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड द एमॉर्फस सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी। तो ये होता क्या है इसको समझेंगे, और इसको हम क्या करते हैं, दोनों ही चीजों को अच्छी तरीके से समझ के डिफरेंस करते हैं। ये हम बहुत ध्यान से पॉइंट को अब समझते हैं। चलिए हम समझेंगे टॉपिक एनाइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एनाइसोट्रॉपी एंड द आइसोट्रॉपी। ठीक है, इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए विच वी नो समथिंग अबाउट द टर्म ऑफ एनाइसोट्रॉपी एंड द आइसोट्रॉपी। होता क्या है कि हमारी कुछ चीजें होती हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, स्पेशली वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या हम ले सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये दो हमारी कुछ है, लेकिन बहुत सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अभी हम एग्जांपल लेते हैं फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। उसमें क्या होता है कि क्रिस्टलाइन जो होता है, जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उसमें एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर और ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है। ठीक है, ये जो रेगुलर आपका ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, जैसे आपके 3 यहाँ पे 4 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 3 ये, बिल्कुल सेम टू सेम ज्योमेट्रिकल पैटर्न चल रहा है इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन। अब हम देखते हैं, क्या हम देखेंगे कि ये अगर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारा क्रिस्टलाइन का है और मैंने इसको सपोज ऐसे कट कर दिया या ऐसे मैंने कट कर दिया, तो मैं क्या देखती हूं कि जो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है ना, इसकी वजह से, क्योंकि आपका पूरा एक क्रिस्टल है, वो अगर ऐसे घूम रहा है, ऐसे कट करोगे और लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, सब एक जैसा है, तो होता क्या है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है एक सेम क्रिस्टल की। ध्यान सुनिएगा, सेम क्रिस्टल की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग रेंज और ज्योमेट्रिकल पैटर्न। इसे कहते हैं एनाइसोट्रॉपी। तो क्रिस्टलाइन में होती है एनाइसोट्रॉपी। याद रखिएगा, फिर से मैं बोल रही हूं कि होता क्या है कि सम ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड या सम ऑफ द सॉलिड हैविंग द फिजिकल क्वांटिटी लाइक द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड द रिफ्रैक्ट इंडेक्स। ठीक है, सपोज वी हैव टू कट और वी हैव टू टेस्टेड इट। जब हम इसको टेस्ट करेंगे, यहां मैंने आपको कट लगा के ये दिखा रखा है कि अगर ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, तो याद रखिएगा कि जो आपका ये पैटर्न है, ये पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि ये एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में ज्योमेट्रिकली पैटर्न बना हुआ है। तो जो वैल्यू होती है फिजिकल क्वांटिटीज की, इट विल बी डिफरेंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, उसे कहते हैं एनाइसोट्रॉपी। जस्ट इसके ऑपोजिट क्या होता है कि इसमें कोई भी ऑर्डरली अरेंज नहीं है, अपने मन से कि यहाँ डॉट्स मैंने लगा दिए, यहाँ 1, कोई ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं है। इसको जैसे भी आप इसकी फिजिकल क्वांटिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां से भी आप इसे चेक करेंगे, जिस भी डायरेक्शन में चेक करेंगे, because of the short range order, because of the short range order, no geometrical pattern, it will be same in all direction। ये क्या होगी, फिर से मैं फोकस कर रही हूं, इसकी फिजिकल क्वांटिटीज जो होगी वो डिफरेंट होगी। एक ही क्रिस्टल की डिफरेंट, सेम क्रिस्टल की डिफरेंट होगी, इसमें सेम क्रिस्टल की सेम होगी इन ऑल दी डायरेक्शन। तो दैट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक, क्योंकि सेम है, कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, ज्योमेट्रिकल कोई पैटर्न नहीं है। आप इस क्रिस्टल को यहां से रखो, यहां से देखो, यहां से देखो, तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो सेम आएगी, पर ये एक लॉन्ग रेंज बने हुए हैं, बेचारे बहुत ही ऑर्डरली पैक्ड है। तो इनको जैसे आप कैसे भी किसी डायरेक्शन में चेंज करेंगे तो ये चेंज मिलेगी एक ही क्रिस्टल की। ये फर्क होता है आइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी में। क्रिस्टलाइन का बिकॉज ऑफ द लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ज्योमेट्रिकल पैटर्न
पैटर्न विल वेल शार्प्ड, इट्स एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर. इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी इट विल स्टे इन ऑल द डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द शॉर्ट रेंज ऑर्डर, नो ज्योमेट्रिकल पैटर्न. तो ये कहलाएगी आइसोट्रॉपिक इन नेचर. तो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. अभी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है इट विल लाइक अ होल पैकेज, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हमने देखा था उसके अंदर भी उसकी फैमिली है. कि अब क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने पढ़ा ऑर्डरली मैनेज्ड होते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप बहुत बढ़िया होता है, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं. पर हमने ये भी कहा था कि दीज constituent particles are atoms, ions or molecules. On the basis of their arrangement, we have to classify the crystalline solid. This is a molecular solid, ionic solid, metallic solid and the covalent or network solid. So on the basis of this, molecular molecules to make this, ionic ions to make this, metallic solid that means atom or element or metal specially, and covalent or network that means a big molecule, they make a network. तो हम इसको डिफाइन से पढ़ेंगे 1 2 3 4. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में. फर्स्ट वन हमने जो डिवाइड किया था उसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. दे ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आर द मॉलिक्यूल्स होते हैं. इनको फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर, जैसे नॉन पोलर हो गया, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड. दैट मीन्स मॉलिक्यूलर सॉलिड ऑल्सो बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्ड. जब सबसे पहली बात करते हैं नॉन पोलर का, नॉन पोलर माने पोल्स नथिंग है. कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस इज द एग्जांपल ऑफ दिस नॉन पोलर. कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निल होती है, बहुत कम होती है. ये नॉन पोलर जो बॉन्ड्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा एक वीक फोर्सेस से, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जस्ट दे बाइंड अ वेरी वेरी जिसे बोलेंगे हम कि वीक फोर्स या लंडन फोर्सेस के साथ इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाइंडेड अप होते हैं. इन केस ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल इसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो इसके कंपैरेटिव हाई बॉन्डेड होते हैं. इसमें भी दे आर नॉट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, नहीं करते हैं. पोलर की क्वालिटी और होती है कि पोलर का मतलब होता है इनके दो पोल्स होते हैं प्लस और माइनस. ये मेल्टिंग पॉइंट इसका इतना ज्यादा नहीं होता जितना आपका पोलैरिटी का होता है. और हाइड्रोजन बॉन्डेड अगर आप देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में कोई भी मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है दे आर मेकिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मॉलिक्यूलर सॉलिड. इसकी क्वालिटी होती है कि हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव, सपोज ऑक्सीजन है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो होता है वो अपने पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन की तरफ, अपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है. इसकी जो केस होता है इसमें जो बॉन्डिंग होती है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, पर ये भी नॉन कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. तो ये छोटे छोटे एग्जांपल्स है फॉर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स में हमने 3 पार्ट्स में जिसको डिवाइड किया था. इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड्स. तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जान लेना एक जरूरी है कि आप जब कुछ भी चीजें को पढ़ते हैं, कुछ भी चीज करते हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके यू कैन पुट द लॉट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, बट इसमें रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा कम आते हैं एज कंपेयर टू अदर वंस. ठीक है. सेकेंड वन इज आयनिक सॉलिड. Yes, the next one after molecular solid, that is your ionic solids. What is the meaning of this ionic solid? Ionic means, as the name indicated, ionic. That means ions. राइट, प्लस और माइनस. हमारे इसमें और हाइड्रोजन बॉन्ड में एक डिफरेंस आ जाता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है मोस्ट प्रोबेबल उसमें हाइड्रोजन अपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ एक बॉन्ड बनाता है. बट हियर आर द एग्जांपल आयनिक सॉलिड्स में आयंस है, एक प्लस का और एक माइनस के दो बॉन्ड मिलकर एक सॉलिड बना रहे हैं. इसकी क्वालिटी होती है कि इट कंसिस्ट करते हैं पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयन और अरेंज इन द रेगुलर एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स. ठीक है. दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं. स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, उसके थ्रू ये बंधे होते हैं. उसके बाद आ जाता है कि ये हार्ड होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी ब्रिटल हो जाते हैं, टूट जाते हैं. इसकी जो क्वालिटी है इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. रीजन क्या होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का? रीजन बीइंग बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयंस और ये बॉन्डेड होते हैं कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से. जब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बहुत बॉन्डेड टाइटली है तो जितना आप बॉयल आप उसको करते जाएंगे उतना टेम्परेचर उसको देते जाएंगे, जितना टेम्परेचर देंगे उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होता चला जाता है. इसकी एक क्वालिटी होती
होती है व्हेन इट इन सॉलिड स्टेट, जब ये अपने सॉलिड स्टेट में होते हैं आयनिक सॉलिड्स, तो कोई भी ये नॉन कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, लेकिन जैसे ही डिसॉल्व हो जाते हैं ये, यानी ये अपनी मोल्टन स्टेट में आते हैं, दे आर हैविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अ फ्री आयन जिसे हम बोलते हैं, इट विल गिव द कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन सॉलिड कंडीशन में, सॉलिड स्टेट में, इट विल नेवर एवर गिव कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते, नॉन कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को अपनी सॉलिड स्टेट में। बट जैसे ही मोल्टन स्टेट में आते हैं, इसके आयंस जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं ना मोल्टन स्टेट, और इट विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारा आता है मेटेलिक सॉलिड। एज ए नेम इंडिकेटिंग मेटेलिक सॉलिड है, मेटल्स कहीं ना कहीं पर तो यूज हो रहे हैं, और मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट वन, द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव आयंस होते हैं, जिसे हम कर्नेल्स करते हैं, जो कि इमर्ज होते हैं इस मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पुश कर करके इन कर्नेल्स को हेल्प करते हैं फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गोइंग द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके कॉमन एग्जांपल है मेटल सच एज निकल, कॉपर एंड एलॉयज, इनके एग्जांपल हैं। मेटेलिक सॉलिड की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, सबसे बड़ी, की कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। और मोबाइल, ये जो पॉजिटिव कर्नेल्स होते हैं ना, ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, उसमें इमर्ज होते हैं, डूबे रहते हैं, और जैसे ही कहीं पर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये पुश करते हैं कर्नेल्स को और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हमारे मेटेलिक सॉलिड भी आ गए, जिसमें दो पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नेल्स और इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही, कभी सॉफ्ट होते हैं तो कभी हार्ड होते हैं, देयर इज क्वालिटी। और एग्जाम्पल के लिए कॉपर, एलॉयज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक सॉलिड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन इज योर कोवेलेंट और नेटवर्क, जिसे बोलते हैं हम। नेटवर्क सॉलिड क्या होते हैं, इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट टू अदर थ्री वंस। सो नेक्स्ट वन वी हैव टू रीड something, we have to study something about the covalent or networking solids. Next one is the covalent or networking. As a name indication, what is the meaning of covalent and the networking? Covalent means these are the just bonded by each other with the covalent bond, और एक नेटवर्क बना रहे। नेटवर्क माने जो लाइन एक है वैसी सेकंड बनेगी, थर्ड बनेगी, क्योंकि हमें पता है कि क्रिस्टलाइन की बात हो रही है, उसके अंदर आपका ये आता है। तो इसमें दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है, और दोनों की मैं कंपेयर स्टडी करूंगी। देन यू हैव टू लर्न विद द, पहले तो ये डायग्राम हम देखेंगे। इस डायग्राम में हमें देखते हैं कि जब बात हम डायमंड की करते हैं, हार्ड सब्सटेंस होता है। डायमंड में जब भी कार्बन, एक कार्बन 4 कार्बन एटम के साथ मिलके एक लेयर जैसी बनाता चले जाता है, जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन हर लेयर में बिल्कुल नहीं होते हैं। और जहां भी वेयर यू फाइंड नेवर फ्री इलेक्ट्रॉन, नेवर फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट विल नेवर एवर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इसकी जो रिंग बनती है वो किसमें बनेगी, टेट्रा वाली रिंग बनती है, 1 कार्बन अटैच विद द 4 अदर कार्बन इन डायमंड केस। इन केस ऑफ द ग्रेफाइट, अ 1 कार्बन इज मेक अ हेक्सागोनल रिंग, इसमें बनती है हेक्सागोनल, इसमें टेट्रा और इसमें हेक्सागोनल रिंग बनती है। इन एवरी लेयर ऑफ द ग्रेफाइट, इन एवरी लेयर ऑफ द ग्रेफाइट के हम सॉलिड को देखेंगे तो इन एवरी लेयर, हर एक लेयर में से एक एक कार्बन और फ्री हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें छूटा रहता है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन, इफ इट्स फ्री, दैट मीन्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इसको पढ़ने के लिए अगर बहुत बड़ा बड़ा बुक्स में लिखा है, लेकिन जब आप उस बुक्स में पढ़ोगे देन यू हैव टू कम टू नो इन अ केस ऑफ डायमंड और अ ग्रेफाइट, दीज बोथ आर द सेम ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्बन की। लेकिन इसका जो बॉन्ड बनता है, 1 कार्बन बॉन्ड बनाता है 4 अदर कार्बन के साथ और टाइटली पैक्ड होते हैं। दे विल नेवर लूज अ फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट मीन दे नेवर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इन केस ऑफ ग्रेफाइट, अब 1 कार्बन रिंग विद द 1 कार्बन जो होता है, इट मेक अ हेक्सागोनल रिंग, और एवरी लेयर में 1 जो फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री रहते हैं। दैट मीन्स इजीली पुट टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हमारा यहां तक का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैप्टर को आगे क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल्स, बीसीसी एंड जितनी भी चीजें आएंगी वो और अच्छी तरीके से विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल आपको बताई जाएंगी। तो अपनी नेहा मैम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। केमिस्ट्री क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर
इट विल जस्ट गोइंग टू बी एंड ऑफ द पार्ट। अभी हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये ओनली पार्ट था फॉर लर्निंग पर्पज से। व्हाट इज द मीनिंग, हमने इसको एक बार में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने सॉलिड देखे, सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। उसके बाद हमने डिवाइड किया टू पार्ट्स में, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। फिर क्रिस्टलाइन के भी हमने इतने सारे डिवीजन कर दिए। आप इसको प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस चैप्टर को के साथ साथ आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, आपके कॉम्पिटिटिव के पेपर से रिलेटेड बहुत सारी और चीजें बता सकती हूँ। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।